हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋतु गौरव और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतु स्टडी पॉइंट में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिर से एक न्यू प्रेजेंटेशन लेकर आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें मेरे स्टूडेंट्स आज फिर से कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज नरेंद्र नाथ गौतम। आई एम रीडिंग इन 12th क्लास विद पीसीएम ग्रुप। तो वीडियो को देखने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, मेरी ये विनती रहेगी आपसे। तो आज का मेरा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसैसी योगी। पहली बात तो उपसैसी योगी होते क्या हैं। जो हमारी संकर्मक धातु होती हैं वो बड़ी संख्या में उपसैसी योगी बनाती हैं, और ये उपसैसी योगी अन्य किसी योगी की संरचना में बहुत भिन्न होते हैं। इनकी संरचना को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कैसे होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। तो हम देखते हैं संकर्मक धातु क्या होती हैं। जिनका डी उपकोष रिक्त होता है तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन डीप कोष में जाता है, परंतु पूर्ण तरह से रिक्त होता है वो। तो जब हमने पोटेशियम साइनाइड तथा फेरस साइनाइड के जलीय विलयन को वाष्पित कर मिक्स किया और शुष्क होने तक इसे ठंडा करके पोटेशियम फेरोसाइनाइड में परिवर्तित किया, तो हमारे पास एक यौगिक बना। इसे उपसैसी यौगिक कहते हैं। अब इसे उपसैसी यौगिक क्यों कहते हैं? फिर हमने जब इसे जल में डाला, मतलब एक्वा मतलब पानी में डाल दिया, जल में डाल दिया हमने, तो क्या हुआ? K4 तो अलग हो गया, 4K प्लस, क्योंकि इस पे पॉजिटिव होगा, इस पे निगेटिव होगा, 4 प्लस होगा, इस पे 4 निगेटिव होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये आ गया 4 निगेटिव चार्ज। तो यहाँ से हमने देखा कि भाई जल में तो डाल दिया हमने कोई चीज, बट जल में डालने के बाद जो हमने देखा कि ये दोनों जो है अलग अलग धनायन जो बाहर थी, मतलब जो बाहर आवेश था वो तो अलग हो गया, पर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव थे ये अलग नहीं हो पाए। वो क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि ये अपनी एक संकुल अवस्था बनाते हैं, ये अलग नहीं हो पाए। क्योंकि Hello friends, my name is Shraddha from class 11th. Today's my topic is क्वांटम संख्या। वह संख्या जो किसी परमाणु में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन, चक्रण, ऊर्जा, स्थिति आदि को दर्शाती है, क्वांटम संख्या कहलाती है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, मुख्य क्वांटम संख्या। वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर को दर्शाती है, मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक कोश में इसका मान n होता है। सेकंड, द्वैगांशी क्वांटम संख्या। वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन की उप ऊर्जा स्तर को दर्शाती है, द्वैगांशी क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे L से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक उपकोष में इसका मान निश्चित होता है। कोष S के लिए L का मान 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होता है। थर्ड, चुंबकीय क्वांटम संख्या। वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु में जो किसी उपकोष में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को दर्शाती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे ml से प्रदर्शित करते हैं। फोर्थ, चक्रण क्वांटम संख्या। वह क्वांटम संख्या जो किसी परमाणु में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दर्शाती है, चक्रण क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे ms से प्रदर्शित करते हैं। Everyone, I am Nikhil Singh. I am student of 8th class. Today's my topic is cell. Cell discovered by Robert Hooke in 1665. और मैं आपको डिफाइन करूँगा रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स जो ह्यूमन ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी के कोने कोने में पहुँचाना रेड ब्लड सेल्स का काम होता है। एंड वाइट ब्लड सेल्स जब ह्यूमन बॉडी में डिसीज़ आती हैं, उस डिसीज़ को बॉडी से बाहर निकालने का काम वाइट ब्लड सेल्स करती हैं। Hello everyone, good evening to all of you. This is Assi, student of class 10th standard. Today is my topic is reactions.
So we first define is reactions. So 4 type of reaction. First is combination reaction, second is decomposition reaction, and third is double displacement reaction, and 4 is displacement reaction. We will first define is combination reaction. Combination reactions, the reactions in which one or two elements are combined to form a compound is called a combination reactions. So example is Mg plus 2Mg plus O2. तो अगर हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की रिएक्ट कराएंगे, इनको कंबाइन कराएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा Mg प्लस O. सो सेकेंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज अगर हम 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो हमारा एक कंपाउंड बनेगा, और 1 एलिमेंट्स ऑफ 1 कंपाउंड को रिएक्ट कराएंगे तो भी हमारा एक कंपाउंड बनेगा, और 2 कंपाउंड्स को हम कंबाइन कराएंगे तो भी हमारा एक न्यू कंपाउंड बनेगा. सो सेकेंड आता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन विच द रिएक्शंस इन विच कंपाउंड ब्रेकअप इनटू 1 और मोर एलिमेंट्स आर नाउन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल्स होता है. डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 टाइप्स की होती है. एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, और सेकंड होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है, और थर्ड होती है हमारी सनलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, और 4 होती है. अब आते हैं हमारे पास 3 रिएक्शंस क्या होती है. 3 रिएक्शंस होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. डिस्प्लेसमेंट के नाम से ही पता चल रहा है कि किसी प्रोडक्ट को डिस्प्लेस किया जा रहा है. मीन्स the reactions in which one or more elements are changed, another take the place another elements is called displacement reaction. So displacement reactions का example है हमारे पास. Hello friends, my name is Satakshi Singh from class 11th. Today's my topic is ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम. ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को वास्तव में ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं. इसे अनेक प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है. जैसे ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है. किसी भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान ब्रह्मांड में ऊर्जा का कुल योग स्थिर एवं संरक्षित रहता है. जब एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है तब तुल्य मात्रा में दूसरे प्रकार की ऊर्जा अवश्य ही अदृश्य हो जाती है. किसी शाश्वत मशीन अर्थात एक ऐसी मशीन जो बिना ऊर्जा की खपत किए कार्य करे का निर्माण असंभव है. ऊर्जा गतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप इस प्रकार है. माना किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा U1 है तथा इसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q है. तब इस निकाय की ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा होगी इस निकाय पर W कार्य किया गया. स्टडी पॉइंट में आई एम निखिल, आई रीडिंग फ्रॉम क्लास 11th. आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन आवन. तो हम हाइड्रोजन आवन के बारे में जान लेते हैं. वह आवन जो हाइड्रोजन के एक परमाणु तथा किसी ऋण विद्युतीय के एक परमाणु के मध्य उसके आंशिक धन तथा ऋण आवेशों के परस्पर आकर्षण बल के कारण बनता है, वह हाइड्रोजन आवन कहलाता है. इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सीधा सा. इसका एग्जाम्पल HS. हम इसके एग्जाम्पल में हम इसके बीच में एक हाइड्रोजन आवन बनाकर दिखाएंगे. तो यहाँ पर हमने लिखा H S H S. तो ये हमने ये डॉट 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 एरो, यही हमारा हाइड्रोजन आवन कहलाता है. ये इसके 2 प्रकार होते हैं.
इसका पहला होता है अंतराड़ुक आवंत तथा दूसरा होता है अंतराड़ुक आवंत। इसलिए हम पहला यह अंतराड़ुक आवंत और दूसरा अंतराड़ुक आवंत। तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह होता है ये भिन्न भिन्न तत्वों के एक ही परमाणु के मध्य बनने वाला बंध होता है अंतराड़ुक आवंत। हम इसका एग्जाम्पल अभी देखेंगे। यह दूसरा तत्व होता है अंतराड़ुक आवंत। यह किसी एक ही अणु के दो परमाणुओं के मध्य बनने वाला बंध अंतराड़ुक आवंत कहलाता है। इसका अंतराड़ुक आवंत का एक एग्जाम्पल क्या होता है इसका H2O। इसको हम सोल्व करके देखते हैं। माय नेम इज़ नीरमा एंड माय क्लास इज़ 11। आज का मेरा टॉपिक है आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण वह समीकरण होती है जिसमें चार्ल्स, बॉयल तथा एवोगाड्रो के तीनों नियम को मिलाकर जो समीकरण प्राप्त होती है वह आदर्श गैस समीकरण कहलाती है। तथा बॉयल का नियम स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है और उसका फॉर्मूला होता है B प्रोपोर्शनल 1/P। और इसमें B आयतन होता है और P दाब। और फिर दूसरा चार्ल्स का नियम वह नियम होता है जहाँ स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। और इसमें जो ये B होता है B आयतन होता है और T होता है परम ताप। और एवोगाड्रो के नियम के अनुसार गैस की समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है और यह एवोगाड्रो का नियम कहलाता है। और इसका फॉर्मूला होता है B प्रोपोर्शनल N, जहाँ B होता है आयतन और N होता है मोलों की संख्या। और इसमें इक्वेशन फर्स्ट है N, ये जो हमने ये चार्ल्स के नियम है इन्हें इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मान लिया है और फिर इन्हें एक दूसरे के बराबर कर दिया है। अभी बराबर करने पर यहाँ ये सब इक्वल्स टू कर दिया इसका B प्रोपोर्शनल Tn 1/P रख दिया है। और जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ता है। इसमें हमारा कांस्टेंट R है, इसलिए फिर इसको हमने P तथा B की इधर इंटू कर दी है और इंटू करके यहाँ P भी इक्वल्स टू RTn आ गया है। और फिर जहाँ यहाँ B जो है आयतन है और P दाब है और T ताप है और N जो है मोलों की संख्या। My name is Priyanshu Singh. I study in class 6th. My topic is UNICEF. UNICEF is an United Nations International Children Emergency Fund. It is a fund for whole world. It is provided by United Nations, and we can also donate money in this UNICEF. So this is for poor children, and it is for poor children, and its full form is United Nations International Children Emergency Fund. Thank you. Hello everyone, my name is Rashmi Singh. Today my topic is spontaneous process. A process which can proceed of its own accord without outside assistance is called as spontaneous process or natural process. एक ऐसी प्रोसेस जो बिना किसी बाहरी प्रतिरोध के और खुद से चलती है और खुद से ही होती है, एक टाइप से नेचुरल तरीके से होती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस का मीन्स क्या होता है? बिना किसी आउटसाइड रेसिस्टेंस के होने वाली प्रोसेस, इट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की टेंडेंसी जो होगी वो नेचुरली तरीके से होगी तो उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनिटी। ठीक, इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल होता है इसका रोलिंग बॉल। रोलिंग बॉल मतलब अगर किसी बॉल को हिल से लुढ़काया जाए तो वो बिना किसी मतलब अपने आप लुढ़क रही है, उस पर कोई आउटसाइड वर्क नहीं कर रहा है। सेकंड एग्जाम्पल हीट फ्लो। जब अगर हम कोई दो बॉल लेते हैं, एक बॉल हॉट हो और दूसरी कूल हो,
और जब तक उनका टेम्परेचर दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे तब तक उसमें हीट सप्लाई इक्वल तरीके से नहीं हो पाएगा। जैसे इन दोनों के टेम्परेचर इक्वल करने जरूरी होते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नेचुरल प्रोसेस। Hello friends, good evening. My name is Anjali. I am reading class 11. My topic name is Mott Molecular Orbital Theory. यह नियम मोलिकेन द्वारा प्रतिपादित किया गया। जब दो परमाणु एक दूसरे के साथ बंध बनाते हैं तो यह अपनी पहचान पूर्णतः समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार यह आणविक कक्षक दो प्रकार के होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। इसका एग्जांपल ले लेते हैं N2 नाइट्रोजन। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करेंगे तो N2 1s2 2s2 और 2p3 होता है। अगर हम इसको देखते हैं, इसको भर लेते हैं पहले। My name is Pankaj Kumar Singh. I read in class 12th. Today is my topic राउल्ट का नियम। यह नियम फ्रेंच वैज्ञानिक फ्रांकोस राउल्ट ने वाष्पशील घटक के आंशिक वाष्प दाब तथा इसके मोल अंश के संबंध में दिया था। इस नियम के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील घटक का आंशिक वाष्प दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है। माना किसी घटक A का आंशिक वाष्प दाब PA मान लेंगे और इसका मोल अंश मान लेंगे X से। तो यह नियम के अनुसार राउल्ट के नियम के अनुसार PA प्रोपोर्शनल X से, PA बराबर P0A X से, जहाँ P0A शुद्ध अवस्था में घटक का वाष्प दाब है। यही राउल्ट का नियम होता है। थैंक यू। Good evening everyone. My name is Nancy Singh. I read in class 8. Today my topic is microorganism. Microorganisms are those organisms which we cannot see by our kine eyes. For example, protozoa, algae, etc. These are of 4 types: bacteria, algae, fungi, protozoa. So, example of algae are Spirogyra, Chlamydomonas, etc. Example of fungi are Aspergillus, Penicillin, etc. Example of protozoa are Amebia, Paramecium. Thank you. Hello guys, my name is Shivani. I read in class 11. आज का हमारा टॉपिक है कठोर जल और मृदु जल में अंतर। कठोर जल साबुन में कम झाग देता है और देर से झाग देता है। और आज का हमारा टॉपिक है मृदु जल और कठोर जल में अंतर। मृदु जल वो होता है जो जल में आसानी से झाग दे देता है, और कठोर जल वह होता है जो कम देर से झाग देता है। और मृदु जल से कपड़े धोने में साबुन कम खर्च होता है और कठोर जल से कपड़े धोने में साबुन अधिक खर्च होता है। इसमें मृदु जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड व
is Piyush Kumar from class 11th because the topic is BSc PR theory. तो इस थ्योरी का आने का एक ही रीज़न था, जब ल्यूइस का मॉडल रॉन्ग हो गया था, तो इस थ्योरी का लाया गया। इस थ्योरी से जो ल्यूइस का मॉडल था उससे एटम की स्ट्रक्चर का नहीं पता चल पा रहा था ठीक से, अच्छी तरीके से, जो भी उसका स्ट्रक्चर था, इसलिए इसे लाया गया। तो इससे एटम के स्ट्रक्चर का पता चला अच्छे तरीके से क्या है, कैसे आया। तो बस यही पढ़ना है हमें। माय नेम इज़ कनिका सिंह, आई रीड क्लास 9th। आकार इनका आकार निश्चित ठोस इनका आकार निश्चित होता है और द्रव इनका आकार निश्चित नहीं होता है, और गैस इनका आकार भी निश्चित नहीं होता है। आकार वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।